सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। इस चैनल के माध्यम से हम सर्विस से रिलेटेड जो डिफरेंट मैटर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्विस बुक में लगने वाले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका सर्विस बुक में लगाया जाना बेहद ज़रूरी होता है। उन डॉक्यूमेंट्स को हम किस तरीके से फिल करेंगे और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको सर्विस बुक में लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। आइए साथियों, सर्विस बुक में लगाए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो कैटेगरी है नॉमिनेशन फॉर्म्स की। ये नॉमिनेशन फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती हैं जिसमें हमारे जो एम्प्लॉय है अगर उसकी इन केस डेथ हो जाती है तो उसके जो एक्यूमुलेशंस हैं, डिफरेंट पेमेंट्स हैं, वो किस व्यक्ति के खाते में जाएंगे इसके डिक्लेरेशन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म्स होते हैं। इन नॉमिनेशन फॉर्म्स में जो फॉर्म्स इंक्लूडेड हैं उनमें सबसे पहला जो फॉर्म्स है वो जीपीएफ के लिए नॉमिनेशन का है। दूसरा जो नॉमिनेशन है हमारा वो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी यानी कि डीसीआरजी भी इसको कहते हैं, इसके लिए है। तीसरा जो नॉमिनेशन है हमारा वो जीआईएस यानी कि जो इंश्योरेंस स्कीम होती है एम्प्लॉयज़ की, उसके नॉमिनेशन का है। चौथा जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो हमारे जो पेंशन का कम्यूटेशन होता है उस कम्यूटेशन के लिए ये नॉमिनेशन फॉर्म है। और पांचवा जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो एरियर्स ऑफ पेंशन का है। मान लीजिए पेंशन बन जाती है एक बार, लेटर ऑन उसमें कोई रिवीजन होता है, उसका कोई एरियर बनता है तो उसके लिए जो नॉमिनेशन होता है एक वो डॉक्यूमेंट है। तो कुल मिलाकर के ये 5 नॉमिनेशन फॉर्म्स होते हैं जिनका सर्विस बुक में लगाया जाना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर वो उसको हम जनरल फॉर्म्स के अंदर रख सकते हैं। इन जनरल फॉर्म्स में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए जाने चाहिए उसमें सबसे पहला है होम टाउन डिक्लेरेशन फॉर्म। एम्प्लॉय का जो होम टाउन होता है उसकी डिक्लेरेशन के लिए इसमें होम टाउन डिक्लेरेशन फॉर्म लगाया जाता है। साथियों, जो होम टाउन होता है इसको एम्प्लॉय अपनी पूरी सर्विस पीरियड के दौरान केवल एक बार ही चेंज कर सकता है और ये जो होम टाउन है ये डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से जब सर्विस लगती है तब इस फॉर्म को लगाया जाता है। अगर किसी की सर्विस बुक में ये फॉर्म अभी तक नहीं है तो इस फॉर्म को फिल करके सर्विस बुक में लगाया जाना जरूरी है। दूसरा जो इसके अंदर फॉर्म्स है वो फैमिली डिटेल फॉर्म है। फॉर्म नंबर 3 के अंदर एक परफॉर्मा है इसके लिए, उसमें फैमिली की डिटेल को फिल करके सर्विस बुक में लगाया जाता है। तीसरा जो फॉर्म है इसमें वो स्पाउस इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है। स्पाउस यानी कि हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्पाउस इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर फिल करके सर्विस बुक में लगाया जाता है। चौथा जो फॉर्म है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 24 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस फॉर पेंशन इस फॉर्म का नाम है, यानी कि पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस होती है उसके वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट होता है फॉर्म 24 के अंदर। ये फॉर्म भी सर्विस बुक में लगाया जाना जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर के ये दो कैटेगरी में 9 फॉर्म होते हैं। एक एक करके अब हम इन फॉर्म को देखेंगे कि इनको ये फॉर्म क्या होते हैं और इनको किस तरीके से फिल किया जाएगा। तो ये आपके सामने है फॉर्म नंबर 1। ये फॉर्म नंबर 1 जो है एक कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म है। ये कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म जो ग्रेजुइटी होती है, जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ और जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इन 3 फंड्स के लिए कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करके सर्विस बुक में लगाया जाना चाहिए। ये जो तीनों नॉमिनेशन फॉर्म हैं ये अलग अलग फॉर्म भी अवेलेबल हैं। ग्रेजुइटी के लिए एक अलग फॉर्म, जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ के लिए एक अलग फॉर्म और जीआईएस के लिए एक अलग फॉर्म। लेकिन अब ये जो तीनों फॉर्म हैं एक ही फॉर्म में इंक्लूड कर लिए गए हैं। इसके लिए ये जो फॉर्म है इसमें यहाँ जो आई के सामने जो एम्प्टी स्पेस दे रखा है, यहाँ जो एम्प्लॉय है वो अपना नाम फिल करेगा। जो भी इस नॉमिनेशन को डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पर उसका नाम आना है। इसके बाद ये नॉमिनेशन फॉर्म कौन कौन से फंड पर एप्लीकेबल होगा उसके लिए यहाँ पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 दिए गए हैं। जिस भी पेमेंट के लिए ये नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया जा रहा है उसके ऊपर यहाँ टिक लगाना है। अगर केवल
ग्रेजुएटी के लिए लगाया दिया जा रहा है तो केवल यहाँ 1 पर टिक लगा देंगे। अगर ये तीनों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो तीनों के ऊपर टिक लगा दिया जाएगा। इस फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी को कॉलम नंबर 1 में फिल किया जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को हम अपने इन फंड्स का नॉमिनी बना रहे हैं उसका नाम, उसकी जन्मतिथि और उस एड्रेस को यहाँ कॉलम नंबर 1 में फिल किया जाएगा। कॉलम नंबर 2 में उस व्यक्ति की जो एम्प्लॉय है या पेंशनर है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, डॉटर है या और कोई है, उसकी जो रिलेशनशिप है वह कॉलम नंबर 2 में फिल की जाएगी। इसके बाद यहाँ कॉलम नंबर 3 में भरेंगे शेयर टू बी पेड टू ईच। अगर कॉलम नंबर 1 में एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, तो इन दोनों व्यक्तियों को कितने कितने % का पेमेंट होगा वो यहाँ कॉलम नंबर 3 में भरा जाएगा। अगर एक ही व्यक्ति है तो कॉलम नंबर 3 में 100% भरा जाना है। अब कॉलम नंबर 4 में हम देखते हैं कि यहाँ पर है इफ नॉमिनी इज माइनर, यानी कि कॉलम नंबर 1 में जो हमने नाम लिखा है अगर वो माइनर है तो इसके बिहाफ पर कौन व्यक्ति इस अमाउंट को रिसीव करेगा। जब तक ये एडल्ट यानी कि 18 साल से बड़ा नहीं हो जाता उस केस के लिए यहाँ कॉलम नंबर 4 में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जो कॉलम नंबर 1 के माइनर नॉमिनी के बिहाफ पर पेमेंट को रिसीव करेगा। कॉलम नंबर 5 में हमें देना है नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप एंड एड्रेस ऑफ अल्टरनेट नॉमिनी। अल्टरनेट नॉमिनी वो नॉमिनी होता है कि कॉलम नंबर 1 में जो हमने नाम दे रखा है अगर ये व्यक्ति पेंशनर की डेथ से पहले ही इसकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद कौन नॉमिनी रहेगा वो कॉलम नंबर 5 में भरा जाएगा। कॉलम नंबर 5 में एक व्यक्ति का नाम या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो इनको कितना कितना शेयर दिया जाएगा वो यहाँ कॉलम नंबर 6 में भरना है। अगर कॉलम नंबर 5 में एक ही व्यक्ति का नाम है तो कॉलम नंबर 6 में 100% भरा जाएगा। इसके बाद कॉलम नंबर 7 है कि यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस देना है कि अगर कॉलम नंबर 5 में जो अल्टरनेट नॉमिनी है यहाँ पर ये अल्टरनेट नॉमिनी अगर माइनर है तो इसके बिहाफ पर जो व्यक्ति इस अमाउंट को रिसीव करेगा एडल्ट होने तक के पीरियड में वो कॉलम नंबर 7 में लिखा जाएगा। इसके बाद कॉलम नंबर 8 है। इस कॉलम नंबर 8 में हमें वो कंटीजेंसी लिखनी है, ऐसी कौन सी कंडीशंस आप सेलेक्ट करते हैं कि इन कंडीशंस में ये नॉमिनेशन को इनवैलिड माना जाए। इन जनरल इसमें जो कंडीशंस लिखी जाती हैं वो या तो डाइवोर्स की सिचुएशन है या फिर नॉमिनी की डेथ की सिचुएशन है या फिर नॉमिनी की इंसैनिटी है। तो ये जो 3-4 जनरल कंडीशंस हैं वो इनको हम यहाँ कॉलम नंबर 8 में लिखते हैं कि इन कंडीशंस के हैपन होने पर इस नॉमिनेशन को इनवैलिड माना जाए। इसके बाद यहाँ पर डेट और प्लेस को फिल किया जाएगा। यहाँ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने सिग्नेचर करेगा, अपना टेलीफोन नंबर देगा और अपने ऑफिस में इसकी डुप्लीकेट कॉपी को जमा करेगा। इसके बाद इसके पेज नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर ये स्कूल के या ऑफिस के द्वारा भरा जाना है और इसमें क्या एंट्रीज होनी है कि जो ये नॉमिनेशन है किस दिन ये ऑफिस में रिसीव हुआ वो डेट यहाँ पर लिखी जाएगी और कौन कौन से फंड के लिए ये रिसीव हुआ है उस पर यहाँ टिक लगाया जाएगा। इसके बाद यहाँ जिस व्यक्ति ने नॉमिनेशन किया है यानी कि जो एम्प्लॉय है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा, उसका डेजिग्नेशन यहाँ पर आएगा और उसके ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी एंट्री सर्विस बुक के अंदर की जाएगी। सर्विस बुक में किस पेज पर और किस वॉल्यूम में हुई है उसका मेंशन यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद हेड ऑफ ऑफिस इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा, अपने नाम लिखेगा, डेजिग्नेशन लिखेगा, स्टैंप लगेगी और डेट ऑफ रिसिप्ट यहाँ पर फिल की जाएगी। इसके बाद एक कॉपी को सर्विस बुक में पेस्ट कर दिया जाएगा और एक कॉपी इसकी एम्प्लॉय को वापस की जाएगी और गवर्नमेंट सर्वेंट इस कॉपी को अपने पास रखेगा और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो बेनिफिशियरीज हैं वो इस नॉमिनेशन फॉर्म के बेस पर अपना क्लेम कर सकें, इसके लिए एक कॉपी गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है। एक और खास बात ध्यान रखने वाली है कि जो रिसीविंग ऑफिसर है जिसने इस फॉर्म को ऑथराइज किया है वो इस अपने जो साइन है डेट के साथ वो दोनों पेजों पर करेगा। साथियों ये दूसरा नॉमिनेशन फॉर्म है, फॉर्म ए के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी एक कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म है जो कि एरियर ऑफ पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इन 2 फंड्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर्म ए को भरने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि फॉर्म नंबर 1 में था।
फॉर्म नंबर 1 में जो टेबल दी गई है बिल्कुल सेम टेबल फॉर्म ए में दी गई है, इसलिए फॉर्म ए की टेबल को भी उसी प्रकार से भरेंगे जैसे कि फॉर्म नंबर 1 में भरी थी। अब हम देखते हैं कि जो जनरल फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से भरा जाएगा। जनरल फॉर्म में जो सबसे पहला फॉर्म है वो है होम टाउन डिक्लेरेशन का। ये होम टाउन डिक्लेरेशन फॉर्म को सर्विस जब लगती है तभी भरा जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक भी ये सर्विस बुक में नहीं है तो इसको अब फिल करके सर्विस बुक में पेस्ट किया जाना जरूरी है। यहाँ पर एम्प्लॉय अपना नाम लिखेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अपने होम टाउन को डिक्लेयर कर रहा है। कॉलम नंबर 1 में एम्प्लॉय अपनी स्टेट लिखेगा, कॉलम नंबर 2 में डिस्ट्रिक्ट लिखा जाएगा, कॉलम नंबर 3 में अपने विलेज का नाम लिखेगा, कॉलम नंबर 4 में जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है या उसी जगह पर रेलवे स्टेशन है उसका नाम कॉलम नंबर 4 में लिखा जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट इसके ऊपर अपना सिग्नेचर करेगा और इसको अपने ऑफिस में जमा करेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, उसका जो डेजिग्नेशन है उसको यहाँ फिल किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है ये फॉर्म नंबर 3 है। इसमें जो एम्प्लॉय है वो अपनी फैमिली डिटेल को डिक्लेयर करता है और इसमें किस प्रकार से ये फॉर्म भरा जाएगा इसको अब हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट अपना नाम लिखेगा, सेकेंड लाइन में वो अपना डेजिग्नेशन लिखेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और अपना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भरना है। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 5 है ये इसमें अपना फैमिली डिटेल वो किस डेट को डिक्लेयर कर रहा है वो डेट यहाँ पर लिखी जानी है। इसके बाद एम्प्लॉय अपनी फैमिली की डिटेल्स को इस टेबल के अंदर भरेगा। कॉलम नंबर 2 जो है इस टेबल का, इसमें फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके नाम इस कॉलम नंबर 2 में लिखे जाने हैं। कॉलम नंबर 3 के अंदर डेट ऑफ बर्थ फिल की जानी है। कॉलम नंबर 4 में गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ जो व्यक्ति की रिलेशनशिप है वो यहाँ पर कॉलम नंबर 4 में भरी जाएगी। इसके बाद कॉलम नंबर 5 में जो हेड ऑफ ऑफिस है वो यहाँ पर अपने इनिशियल करेंगे। हर व्यक्ति के सामने ये इनिशियल किए जाएंगे। इस टेबल के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट खुद का नाम नहीं लिखेगा। इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट प्लेस लिखेगा, डेट डालेगा जिस दिन वो इसको भर रहा है और अपने सिग्नेचर करेगा। इस फॉर्म को काउंटर साइन किया जाएगा हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा हर व्यक्ति के नाम के सामने। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है जनरल फॉर्म जिसको सर्विस बुक में लगाया जाना जरूरी है वो है स्पाउस इंफॉर्मेशन का। इस फॉर्म में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एम्प्लॉय का नाम और आईडी। यहाँ अपने जो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट सर्वेंट वो अपना नाम भरेगा, अपनी एम्प्लॉय आईडी लिखेगा, यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन भरना है दूसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में बेसिक पे लिखी जाएगी और चौथे पॉइंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो एचआरए मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस वो यहाँ पॉइंट नंबर 4 में भरा जाएगा। अगर वो मेडिकल फैसिलिटी ले रहा है तो वो पॉइंट नंबर 5 में लिखी जाएगी। एकोमोडेशन जो उसका है वो ओन है, खुद का अपना मकान है रहने का या फ्लैट है या वो रेंटल है या वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहा है वो यहाँ पॉइंट नंबर 5 में लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करेगा और इसके बाद यहाँ अपना नेम ऑफ स्पाउस यानी कि हस्बैंड के केस में वाइफ और वाइफ के केस में हस्बैंड का नाम इस कॉलम में आएगा। अगर स्पाउस एम्प्लॉयड है तो उस स्पाउस का जो एम्प्लॉयर है जहाँ वो स्पाउस काम कर रहा है उसका यहाँ पर एड्रेस फिल किया जाएगा। फिर उसी प्रकार से स्पाउस की बेसिक पे यहाँ पर देनी है। स्पाउस को अगर एचआरए मिल रहा है तो उसका अमाउंट लिखना है। अगर स्पाउस कोई मेडिकल फैसिलिटी या एलटीसी को अवेल कर रही हैं तो उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा स्पाउस से रिलेटेड कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो इसको यहाँ पर देना है। इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट लास्ट कॉलम में अपने सिग्नेचर करेगा और अपने ऑफिस में जमा करेगा। इस फॉर्म को काउंटर साइन किया जाएगा हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा जो अपने यहाँ पर डेटेड सिग्नेचर करके लगाएंगे और इस फॉर्म को सर्विस बुक में पेस्ट किया जाएगा। ये है फॉर्म नंबर 24। ये जो फॉर्म 24 है ये एक किस्म का सर्टिफिकेट है जो सर्विस के वेरिफिकेशन के लिए हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है। ये सर्टिफिकेट सर्विस में 2 बार इशू किया जाता है। पहली बार ये सर्टिफिकेट तब इशू किया जाता है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस के 18 साल पूरे हो जाते हैं। एम्प्लॉय की सर्विस के 18 साल पूरे होने के बाद उसकी सर्विस जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको वेरीफाई किया जाता है सर्विस बुक से और उसका एक सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 24 के अंदर इशू किया जाता है। दूसरी बार जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर होने से 5 साल पहले के टाइम पीरियड पर होता है यानी कि रिटायरमेंट से 5 साल पहले इस सर्टिफिकेट को दूसरी बार इशू किया जाता है। एक बार फिर से जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको वेरीफाइड करके इसका एक सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 24 में इशू किया जाता है। फॉर्म नंबर 24 को किस प्रकार भरा जाएगा उसको अब हम देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले तो ऑफिस का या स्कूल
स्कूल का नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा और अगर उस ऑफिस की या स्कूल की कोई आईडी है तो वो यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद इसका जो डिस्पैच नंबर है इसको डिस्पैच रजिस्टर में एंटर किया जाएगा और डिस्पैच नंबर को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। किस डेट में ये सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है वो डेट यहाँ पर मेंशन की जाएगी। इसके बाद इस सर्टिफिकेट के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसकी एम्प्लॉय आईडी भरी जाएगी, उसका डेजिग्नेशन भरा जाएगा और जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी वो काउंट करके उसकी काउंटिंग के बाद कितने साल हुए हैं, कितने मंथ हुए हैं और कितने डेज हुए हैं, इन काउंटिंग को यहाँ पर फिल करेंगे। और ये जो काउंटिंग है सर्विस की, जो वेरीफाई सर्विस है, वो किस डेट के बेस पर हुई है उस डेट को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। सर्विस बुक में जो सर्विस का वेरिफिकेशन होता है वो डिफरेंट पीरियड्स के लिए होता है, उस पीरियड को यहाँ एक लाइन में भरेंगे और सर्विस बुक के किस पेज नंबर पर ये एंट्री हो रखी है यहाँ पर पेज नंबर लिखा जाएगा। इस तरीके से जितने भी सर्विस वेरिफिकेशन है वो सीरियल वाइज यहाँ पर इस कॉलम नंबर 2 में भरेंगे और कॉलम नंबर 3 में उनकी एंट्री सर्विस बुक के किस पेज पर हुई है यहाँ कॉलम नंबर 3 में भरा जाएगा। इन सारी एंट्रीज को करने के बाद हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा इस फॉर्म पर सिग्नेचर किए जाएंगे। पूरी सर्विस के दौरान ये फॉर्म नंबर 24 2 बार सर्विस बुक में लगाया जाता है, एक बार सर्विस के 18 साल पूरे होने के बाद और दूसरी बार जब रिटायरमेंट होना होता है उससे 5 साल पहले का जो टाइम पीरियड है तब इस फॉर्म को सर्विस बुक में लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये 2 कैटेगरी के फॉर्म हैं। पहली कैटेगरी में नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं जो 5 फंड्स के लिए नॉमिनेशन होता है और दूसरी कैटेगरी में ये 4 जनरल फॉर्म्स हैं जो सर्विस बुक में लगाए जाने बेहद जरूरी हैं। साथियों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस विषय से संबंधित आपकी जो भी क्वेरीज रही होंगी वो इस वीडियो के माध्यम से जरूर दूर हुई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस विषय पर अगर आपके पास कोई प्रश्न हैं, क्वेरीज हैं तो उनको भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उनको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही किसी और विषय पर अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम आपसे चर्चा कर सकें तो उस विषय को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपने ये वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।